हैं उनके लिए आप याद रखें कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट की परसेंटेजेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इनका जो रिजल्ट देने का टाइम होता है वो भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर, ओ सॉरी, स्लो होता है एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसी वजह से जो है वो इनको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लेकिन एक बात जो इनको बेहतर बनाती है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि ये आपकी सॉइल की हेल्थ को ज़रूर जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब देखें यहाँ पर मैंने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लिखा है। ठीक है, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, तीनों के तीनों जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुदरती चीजों के अंदर जो चीजें रखी हैं वो तो हमें मिलती हैं जब हम उनको खाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम केमिकली भी खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी दवाइयाँ हैं। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग कहते थे भाई आपको पेट में दर्द है, फलां जो है ना वो जड़ी बूटी खा लो। ठीक है, अब वो जड़ी बूटी तो नहीं खाते, अब तो हम मेडिसिन खाते हैं। तो मेडिसिन में केमिकल है। ठीक है, मेडिसिन में क्या है? केमिकल है। अब वो केमिकल हो सकता है कि उन्होंने उसी जड़ी बूटी से निकाला हो, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के आसान बनाने के लिए या उनकी अवेलेबिलिटी को ज्यादा, अब हर किसी को तो जड़ी बूटी नहीं मिलती। तो दिस इज द केस ओवर हेयर कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकली तैयार किए जाते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। और केमिकली जो भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाएं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। आजकल मार्केट में जो आपको यूरिया, डीएपी, एसओपी, एंग्रो का जिंक, एंग्रो का बोरॉन, ठीक है, और एसओपी हो गया आपका, जरखेज हो गया, एनपीके हो गया, जरखेज खास हो गया, जबरदस्त यूरिया, जितने नाम मुझे याद हैं मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, इनके इनके ये नेचुरल नहीं है, इनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, बनाया इसीलिए गया क्योंकि देखें एनिमल्स भी हमारे पास लिमिटेड है। हम पूरी एग्रीकल्चर जो है वो ऑर्गेनिकली नहीं कर सकते। जो हमारी सॉइल्स की कंडीशन है अभी, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। मेरे हिसाब से, मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूंगा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप ऑर्गेनिकली 100% एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सके। आप आहिस्ता आहिस्ता उसका हिस्सा बढ़ाएं। पहले आप 10% ऑर्गेनिक करें, फिर 90% जो है वो इनऑर्गेनिक करें, फिर 80-20 कर लें, फिर 70-30 कर लें, फिर 60-40 कर लें, फिर 50-50 कर लें। ऐसे करके आप फिर जीरो पे आएंगे। तो जो हाल आपने किया है ना फर्टिलाइजर दे दे के पैदावार उठा उठा के, उससे क्या हुआ है कि हमारी सॉइल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं। अब उनको अपने जखायर दोबारा बनाने के लिए टाइम लगेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो है वो एक सोने की देग आपको जो है वो विरासत में मिली थी। अब क्या हुआ कि आपने वो बेच दी। अब बेच दी तो एक ना एक दिन तो पैसे खत्म हो जाने। फिर वो सोने की देख दोबारा जमा करने के लिए आपको जरा जरा जो है वो जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है वो चॉइस ऐसे ही है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि केमिकली जो है वो बनाए जाएं, और इनका भी काम वही होता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो परसेंटेजेस होती हैं वो भी वेरिएबल होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। ऐसे नहीं है कि सबके अंदर नाइट्रोजन 50% होगा, ऐसे नहीं है। फास्फोरस 50% होगा, नो। किसके अंदर कुछ होगा, किसके अंदर कुछ होगा। तो स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स भी हैं और मल्टी फर्टिलाइजर्स भी हैं, हम आगे जाके ये सारा जो है वो पढ़ेंगे। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब हम दूसरी टाइप पढ़ने की तरफ जा रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजर की टाइप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पर, नेचर की बुनियाद पे हम इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी के बुनियाद पर हम इनको क्या करते हैं, दोबारा से जो है वो तीन मुख्तलिफ इकसाम में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिल सॉरी स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो सिर्फ एक मखसूस न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहे हो।
ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ। ऐसे फर्टिलाइजर जो कि इस्तेमाल किए जाएं प्लांट को कोई एक मखसूस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे फर्टिलाइजर को कहा जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, यानी कि सीधा फर्टिलाइजर है, इसमें कोई जिगजैग नहीं है। तो वो फर्टिलाइजर्स जो सिर्फ प्लांट को एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकें, या उनके अंदर पौधे के लिए सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट रखा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यूरिया का एग्जाम्पल लिया है। आई एम रियली सॉरी, अगर कोई जो है वो इसको माइंड करे कि ये आपने एक मखसूस कंपनी की तस्वीर लगाई है, तो भाई यही तस्वीरें मुझे जो है वो नेट से मिली थी, जो मुझे अच्छी लगी, साफ सुथरी लगी, वो मैंने ले ली। अब यूरिया, ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिया नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। ठीक है, जब कभी भी आपके सॉइल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी वाकई हो जाती है, तो आप यूरिया अप्लाई करते हो। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन प्लांट को सिर्फ यूरिया ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और एक बात दूसरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि परसेंटेजेस लिखी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिया 46। अब ये 46 क्या है? ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम सिर्फ यूरिया है। ये 46 जो है वो इसके अंदर न्यूट्रिएंट की परसेंटेज बताई गई है। इसका मतलब ये है कि भाई यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन होती है, 100% नहीं है। कि ऐसे नहीं है कि भाई यूरिया खुद नाइट्रोजन है, नहीं। इसके अंदर नाइट्रोजन तो है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो 46% है। इसका मतलब ये है कि आप अगर जमीन के अंदर 100 किलो यूरिया डालेंगे, तो प्लांट्स को 46 किलो यूरिया मिलेगी, सॉरी नाइट्रोजन मुयसर होगी। बाकी जो अमाउंट है वो यूरिया को बनाने में जो है वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल है, जो कि आपके काम की नहीं होती। सेमली एक दूसरा फर्टिलाइजर है जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये फास्फोरस का फर्टिलाइजर है। और ये भी क्या करता है, प्लांट को सिर्फ फास्फोरस ही जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? अब यहाँ पर देखें, यूरिया के आगे 46 लिखा हुआ है, जब हम आगे जाएंगे तो वहां पर न्यूट्रिएंट परसेंटेज कोई दूसरी लिखी हुई होगी। तो न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को पढ़ना सीखें। आप किसी भी फर्टिलाइजर बैग के ऊपर देखेंगे तो आपको न्यूट्रिएंट की परसेंटेज वाजे लिखी जाएगी। ये कानून है, एक्ट है फर्टिलाइजर का पाकिस्तान के अंदर, कि जो भी कंपनी फर्टिलाइजर की मार्केटिंग करेगी या उसको बनाएगी, उसने बोल्ड अल्फाजों में वाजे अपनी बैग के ऊपर लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और इसके अंदर कितनी मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो याद रखें, यूरिया इज द स्ट्रेट फर्टिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन, और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है आपका फास्फोरस का। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो अब क्या है, सॉरी शायद ये मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी, मैं अभी यहाँ पर ही इसको जो है वो कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये मिक्स्ड है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, आई एम गेटिंग यू बैक। मैं इसको सही कर लूँ तो मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ।
ओके, सो वी आर बैक। सॉरी, ये मेरी गलती थी। जल्दी जल्दी में मैंने आज ही आपका लेक्चर बनाया था, तो इसी वजह से जो है वो मैंने इसको रिव्यू शायद नहीं किया था। तो ओके, तो दूसरी टाइप जो है वो फर्टिलाइजर की, उनके न्यूट्रिएंट्स के जो है वो बुनियाद से, वो है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। अब कंपाउंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कंपाउंड फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपके प्लांट्स को एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टू और मोर, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, या जिनका इस्तेमाल प्लांट्स को दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए किया जाए, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स को कहा जाता है कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। अब इसके अंदर जो सबसे पहले एग्जांपल आती है वो आती है डीएपी की, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये शॉर्ट फॉर्म होता है डीएपी, इसको हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर के ऊपर परसेंटेजेस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई नाइट्रोजन 18% है। दूसरा जो वैल्यू होता है, अगर यूरिया में कुछ भी नहीं था तो वहां पर सिर्फ 46% जो है वो लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि भाई वो नाइट्रोजन की थी। तो इसके अंदर डीएपी की अगर हम बात करें, तो ये 18% आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और 46% P2O5 करता है। अब ये याद रखें, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के अंदर फास्फोरस जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो P2O5 की फॉर्म में होता है। और हम जो रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं कि भाई इसको इतना डीएपी दो या इतना डीएपी दो, वो भी हम P2O5 की बुनियाद पे जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जीरो क्यों है? जीरो का मतलब ये है कि इसके अंदर पोटेशियम नहीं है, ठीक है। तो पहला जो रेशो है वो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा रेशो जो है वो फास्फोरस का होता है या P2O5 का होता है, और तीसरा जो रेशो है वो पोटेशियम या K2O का होता है, ठीक है। तो पहली जो एग्जांपल है वो डीएपी है। डीएपी एक कंपाउंड फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है और फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है। अब देखें, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है या फास्फोरस का है। तो देखें, इसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो परसेंटेज है वो फास्फोरस की ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फास्फोरस का फर्टिलाइजर है। लेकिन ये बेनिफिशियल इस केस में होता है कि ये कुछ अमाउंट में आपको नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा है नाइट्रोफॉस्फेट, या जिसको हम कहते हैं एनपी। अब एनपी की मुख्तलिफ कैटेगरीज है। ये 10 15 बाय 15 वाला भी आता है, 23 23 वाला भी आता है, 20 22 वाला भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है 22% और फॉस्फेट भी प्रोवाइड करता है 20%। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हर वो फर्टिलाइजर जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों प्लांट्स के लिए, उन फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। तीसरे फर्टिलाइजर्स होते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कंप्लीट फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपके प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों एट अ टाइम प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 17 नाइट्रोजन, 17 फास्फोरस, 17 पोटेशियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फर्टिलाइजर के अंदर 17% नाइट्रोजन है, 17% फास्फोरस है और 17% पोटेशियम है। कंप्लीट फर्टिलाइजर हम उस फर्टिलाइजर को कहते हैं जो फर्टिलाइजर तीनों न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, अमाउंट कितना भी हो, भले 1% कर रहा हो, दूसरा 50% कर रहा हो, तीसरा 10% कर रहा हो, इससे कंसर्न नहीं है। अगर तीनों जो इसेंशियल प्राइमरी एलिमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद हैं, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर का लेवल पढ़ना भी मैंने आपको सिखा दिया कि जो सिर्फ जहां पर नाइट्रोजन होगी तो वहां पर ये होगा कि भाई इसके अंदर 17% नाइट्रोजन है। अब जहां पर तीन वैल्यूज या तीन रेशोज आपको नजर आए, तो उसका मतलब ये है कि पहला रेशो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा P2O5 या फास्फोरस का होता है, और तीसरा जो है वो पोटेशियम का होता है। इसकी एग्जांपल जरखेज फास्फोरस है। अब हम ये बात करेंगे कि भाई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या प्लांट के अंदर अगर नाइट्रोजन कम पड़ जाती है, तो हम पाकिस्तान के अंदर
कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अक्सर तौर पर इंटरव्यू के दौरान भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फला फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है। या टेस्ट के अंदर भी आ सकता है कि भाई कौन सा जो है वो फर्टिलाइजर कितनी मिकदार में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टमेटिक है वो हमने जो है वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर आता है नाइट्रोजन का वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, ये इकोनॉमिकल भी है और इसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मिकदार पाई जाती है, यानी कि 46%। अब यहाँ पर देखें 46 ऐसे लिखा हुआ है, वहां पर 46 छोटा है, लेकिन लिखा हुआ इसके ऊपर भी है। कंपनीज बाउंड होती हैं, ठीक है, ये याद रखें न्यूट्रिएंट की परसेंटेज बताने के लिए। यूरिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो कैरी करता है। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी वो यही है कि सिंथेटिकली जो सबसे पहला फर्टिलाइजर बनाया गया था या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब के अंदर बनाया गया था वो था यूरिया। ठीक है, हैबर बॉश प्रोसेस होता है, उसके जरिए यूरिया जो है वो लैब के अंदर जो है वो बनाई। तो याद रखें यूरिया इंसानों के अंदर भी होती है। जिन लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है उनके अंदर हम यूरिया एंड कैरेटिनिन की जो है वो टेस्ट करवाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यूरिया पहले ये समझा जाता था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब के अंदर डेवलप नहीं किए जा सकते, फिर ये यूरिया सबसे पहले बना तो फिर उनको पता चला कि नहीं। अब यूरिया कैसे बनता है? यूरिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। दो मॉलिक्यूल अमोनिया के जब रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के तो बनेगा यूरिया और उसके साथ पानी। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है 2CO ब्रैकेट के अंदर NH2 होल ब्रैकेट 2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। इसको याद रखें, कभी कभार ये पूछते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ये कर देते हैं ये कि भाई NH2 बीच में और सॉरी कार्बन CO बीच में आ जाएगा, एक NH2 इधर से लग जाएगा, एक NH2 इधर से लग जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ज्वाइंट होगा NH2 के दो मॉलिक्यूल्स के साथ तो उसको हम कहते हैं यूरिया। लिखने का तरीका स्टाइल चेंज होगा, मैं आपको फर्दर जब नोट्स दूंगा तो मैं वहां पर आपको यही चीजें दिखा दूंगा कि कैसे होती हैं। तो याद रखें यूरिया इज द फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 46% है। कैसे बनाया जाता है? अमोनिया गैस को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर तो बनता है यूरिया, और उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं वाटर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दूसरा जो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैन। ठीक है, इसको आम जबान में ग्वारिया कहते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि बाबा ग्वारियो अप्लाई किया। तो टेक्निकल जो फार्मर फील्ड की जो है वो जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसको कहते हैं ग्वारियो। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं आई डोंट नो, मैंने भी फील्ड में सीखा है जाके। ठीक है, तो अब देखें, अब जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है या कैन है उसके अंदर देखें कैल्शियम भी है, अमोनियम और नाइट्रेट। मैंने जब आपको वो पढ़ाया था न्यूट्रिएंट अपटेक फॉर्म्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई नाइट्रोजन जो है वो प्लांट अपटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइन या फिर नाइट्रेट, दोनों में। तो इसके अंदर जो है वो दोनों तरीके की नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब कैन की जो अगर हम न्यूट्रिशनल जो है वो क्वालिटीज की बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 26% नाइट्रोजन होता है और 8% कैल्शियम होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी कंपाउंड फर्टिलाइजर है। ठीक है, कंपाउंड फर्टिलाइजर क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ साथ आपकी सॉइल्स को कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब कैन के अंदर क्या होता है कि हाफ नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है और हाफ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर 26% नाइट्रोजन की तादाद मौजूद है तो 13% जो है वो अमोनिकल फॉर्म में है और 13% जो है वो आपकी नाइट्रेट फॉर्म में। याद रखें पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर के जो बैग्स हैं वो 50 kg के आते हैं।
इसका जो परसेंटेज है वो 26% है। 26% का मतलब ये है कि 100 में से 26 है, तो 50 में से आधा होगा, इसका 23 होगा। ठीक है। तो ऐसे ना हो कि आपसे कोई पूछे कि भाई 1 बैग ऑफ यूरिया कंसिस्ट जो है वो हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो आप जो है वो उसको कर देंगे भाई 46%। नहीं, 46% तब होगा जब 100 की आप बात करेंगे, यानी कि 100 किलो यूरिया में 46% है। अगर आप 50 किलो अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 23 हो जाती है। ये अक्सर ट्रिकी क्वेश्चन टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, और यहीं पर ही आपका गेम होता है। परसेंट का मतलब जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम 100 में बात कर रहे हैं कि भाई 100 में से इतना है। अब चूंकि हमारे पास बैग ही 50 kg का आ रहा है, तो 100 की तो बात ही नहीं है। जब हम 100 में जाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है 2 बैग अपनाने पड़ेंगे। तो अगर एक बैग के अंदर 23% है, तो 2 बैग्स के अंदर जाके वो क्या होगा, सॉरी, एक बैग के अंदर 13% है, तो 2 बैग्स के अंदर जाके ये होगा 26%। तो ये था कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की इंडस्ट्री के अंदर जो तैयारी की जाती है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स किया जाता है लाइम के साथ। ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं कि भाई कैसे बनाया जाता है। कभी कभार पूछ भी लेते हैं, कभी कभार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो कैन क्या है? कैन शॉर्ट फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सी फॉर कैल्शियम, ए फॉर अमोनियम, एन फॉर नाइट्रेट। कोई आपको कहे कि भाई कैन क्या है, तो आप कहेंगे कैन तो नाइट्रोजन। भाई कैन है क्या? तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर अमोनियम और नाइट्रेट। अब ये दोनों नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं, तो इसी वजह से आप ये ना समझे कि सर आप कह रहे हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन 26% कैसे है? भाई 13% इसके अंदर अमोनियम और अमोनियमकल फॉर्म में होती है, और 13% इसके अंदर नाइट्रेट फॉर्म में होती है। उसके बाद एक दूसरा फर्टिलाइजर है जिसको हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम नाइट्रेट था कैल्शियम के साथ, ये अमोनियम सल्फेट है। इसका मतलब ये है कि अब अमोनिया के साथ सल्फर भी आ गया। ठीक है। तो सल्फेट जहां पर भी आ जाए तो उसका मतलब है सल्फेट। अब यहाँ पर भी आप देखें तो इसने देखें, क्योंकि ये कंपाउंड फर्टिलाइजर है, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है, तो इसने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई 21। इसका मतलब ये है कि 21% इसके अंदर नाइट्रोजन है। दूसरा जीरो किसके लिए? फास्फोरस के लिए, तो इसके अंदर कोई फास्फोरस नहीं है। तीसरा जीरो पोटेशियम के लिए, तो इसके अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद जो एडिशनल न्यूट्रिएंट इसके अंदर होता है, हम फौरन से वो लिखते हैं। क्योंकि इसके अंदर सल्फर है, तो हमने क्या कर दिया, फिर 24S लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये एस नहीं लिखता, तो हो सकता है कि कोई ये समझता कि इसके अंदर कैल्शियम है, क्योंकि पोटेशियम के बाद तो कैल्शियम आता है। तो जब आप सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लिखते हैं तो आगे उसकी सिंबल लिख देते हैं। दिस इज द वे द फार्मर, सॉरी, द फर्टिलाइजर कंपनीज आर प्लेइंग द गेम। और आपको न्यूट्रिएंट की परसेंटेज पढ़ना आनी चाहिए। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या होता है, 21% आपका नाइट्रोजन होता है, और 24% जो है वो सल्फर होता है। ठीक है। अब ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो ट्रीट किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है विथ अमोनिया एंड जिप्सम। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब अमोनिया एंड जिप्सम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को जब अप्लाई किया जाता है सॉइल्स के अंदर, तो इसके एसिडिफाइंग इफेक्ट्स हैं। सल्फर क्या करता है, आपकी पीएच को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? जब भी आप सल्फर बनाते हो तो वाटर और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं H2SO4। तो जब एसिड्स की तादाद आपकी जमीन में बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि आपका पीएच रिड्यूस हो जाएगा। तो उन इलाकों के लिए जहां पर पीएच बहुत ज्यादा है, वहां पर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करें। लेकिन प्रॉब्लम अमोनियम सल्फेट के साथ ये है कि ये बहुत महंगा है एज कंपेयर टू अदर नाइट्रोजन सोर्सेज, और इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज भी जो है वो कम है। इसी वजह से फार्मर जो है वो इसको जो है वो लेने में जो है वो थोड़े रिलक्टेंट नजर आते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर फॉर वेट क्रॉप्स। ठीक है। वो क्रॉप्स जिनके अंदर आपको पानी खड़ा करना पड़ता है, जैसे कि राइस है, उनके लिए ये सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। क्योंकि जो फ्लडेड कंडीशंस होती हैं वहां पर आपकी जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा मिकदार में, एवापोरेशन लॉस भी उसके ज्यादा होते हैं, और नाइट्रेट लीचिंग भी वहां पर ज्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई राइस की फार्मिंग में आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये महंगा होता है, तो इसी वजह से फार्मर इसकी तरफ जाना नहीं चाहते।
नाइट्रोजन के कुछ दूसरे भी फर्टिलाइजर्स हैं जो कंप्लीटली नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन। तो इनको हम कहते हैं नाइट्रोफॉस्फेट्स। नाइट्रो है नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फेट्स है फास्फोरस के लिए। एनपी या नाइट्रोफॉस्फेट जहां पर भी आ जाए तो दिमाग में एक ही बात बिठानी है कि भाई एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रो फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फेट, फास्फेट्स फॉर फास्फोरस। नाइट्रोफॉस्फेट्स ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट को दो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक उसके अंदर नाइट्रोजन होती है और दूसरी उसके अंदर फास्फोरस होता है, ठीक है। इनकी भी मुख्तलिफ परसेंटेज आती हैं। 17-17 भी होता है, 23-23 भी होता है, 20-22 भी होता है, 20-23 भी होता है। हर कंपनी का अपना एक जो है वो न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया है, तो इनके पीछे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन डीएपी जब भी होगा तो उसके अंदर 18 और 40% होगा, ठीक है। यूरिया जब भी आएगा तो उसके अंदर 40% नाइट्रोजन होगा। केन जब भी आप डालेंगे तो केन जो है वो उसके अंदर भी उतनी ही मिकदार होगी, लेकिन इनकी फ्लक्चुएशन चेंज होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सॉरी, नाइट्रोफॉस्फेट्स के अंदर 20 से 23% नाइट्रोजन हो सकती है और 20 से 23% P2O5 हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोफॉस्फेट्स को बनाया कैसे जाता है, नाइट्रोफॉस्फेट्स को बनाया जाता है, रॉक फॉस्फेट को जब ट्रीट किया जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनते हैं आपके नाइट्रोफॉस्फेट्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ये चार फर्टिलाइजर्स हैं जो बहुत कॉमनली पाकिस्तान में यूज होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है, आमतौर पर हम यही मार्केट में देखते हैं। अगर आपको कुछ ज्यादा ही नॉलेज लेनी है तो आप एक दिन निकालें, मार्केट के अंदर चले जाएं, इनकी कंपनीज के नाम याद कर लें, ठीक है, कौन सी कंपनी किस नाम से जो है वो इनको मार्केट करती है, उसके अंदर कितनी परसेंटेज है, आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन पाकिस्तान के। भाई पाकिस्तान के अंदर फास्फोरस के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि भाई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनते कैसे हैं। तो जो रॉ मटेरियल है या जो मेन जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसका नाम है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाने के लिए जो मेन केमिकल या मेन चीज इस्तेमाल की जाती है वो रॉक फॉस्फेट की जाती है। अब ये रॉक फॉस्फेट क्या है, ये रॉक फॉस्फेट पत्थरों की शक्ल में मिलता है और ये वो पत्थर हैं जिनके अंदर फास्फोरस भर भर के अल्लाह ताला ने भरा है, ठीक है। अब आप एक बात सोचें कि भाई यूरिया जो है वो 3,000 रुपए की 3,500 रुपए की बोरी हो गई है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हैं। और डीएपी उसके सामने जो है वो 15,000 रुपए का है। तो इतना महंगा क्यों है, इसकी महंगाई के पीछे लॉजिक ये है कि रॉक फॉस्फेट्स के जो जखायर हैं दुनिया के अंदर वो वक्त के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। हम जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के या सॉइल साइंटिस्ट हैं वो हमेशा ये बात कंसर्न में रखते हैं कि भाई जब रॉक फॉस्फेट के जो जखायर हैं वो अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो लिमिटेड है, दुनिया में बहुत कम मिलता है या उसके ज़खायर कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है कि रॉक फॉस्फेट से बनने वाला फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर है वो महंगा मिलता है। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट के जो जखायर मिलते हैं वो मोरक्को के अंदर मिलते हैं, जिसको हम उर्दू में मराकश कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। मराकश के बाद जो दूसरे नंबर पे मुल्क आता है वो है अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद यूएसए है एंड देन जॉर्डन। ये चार कंट्रीज हैं जिनके अंदर रॉक फॉस्फेट के जखायर जो हैं वो सबसे ज्यादा जो हैं वो पाए जाते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर मिलता है वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं। तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सल्फ्यू सॉरी सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर 16 से 20% P2O5 हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्लियर नहीं बताया कि 16 है या 20 है। तो कुछ जो कंपनीज हैं उनके अंदर 16% भी है, कुछ के अंदर 18 भी है, कुछ के अंदर 20 है, ये रेंज है। यानी कि 16 से कम नहीं होगा, 20 से ज्यादा नहीं होगा।
तो मुख्तलिफ कंपनीज के, अब क्योंकि जितना आप इसके अंदर रॉक फॉस्फेट डालेंगे उतना फास्फोरस मिलेगा आपको। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा कम कर देती हैं, मार्केटिंग की वजह से अपना खर्चा बचाती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर जो रेंज बताई गई है कि भाई 16 से 20% आ सकता है। अगर 20% आता है तब भी सही है, 17% आता है तब भी सही है, 18% आता है तब भी सही है, ठीक है। या तो 18 आता है, या 20 आता है, या 16 आता है, ये तीन जो है वो आते हैं। अब मिनरल फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर जो सबसे पहले बनाया गया था फास्फोरस का, वो एसएसपी ही था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो है अमोनियम फॉस्फेट्स, ठीक है। अब अमोनियम फॉस्फेट्स दो किस्म के हैं, एक है मोनो अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं MAP, ठीक है, और दूसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं DAP, ठीक है। तो अमोनियम फॉस्फेट, सॉरी, अमोनियम फॉस्फेट्स ये कलेक्टिवली कहा जाता है, इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट और एक को हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो MAP है उसके अंदर 11% जो है वो नाइट्रोजन होती है, और 48 से 52% जो है वो P2O5 होता है। जबकि DAP की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और 40% P2O5 होता है या फास्फोरस होता है, ठीक है। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के अंदर जो फास्फोरस है वो P2O5 फॉर्म में होता है, एलिमेंटल फास्फोरस की फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए इनकी जो परसेंटेजेस बताई जाती हैं वो भी P2O5 फॉर्म में ही बताई जाती है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाकिस्तान के अंदर पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं किया जाता। उसका लॉजिक ये है कि देखें 40% P2O5 तो दे रहा है, लेकिन 11% नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि मोनो अमोनियम फॉस्फेट के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कम है। इसी वजह से इसको फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर प्रिफर नहीं किया जाता। ये अमोनियम फॉस्फेट्स बनाए कैसे जाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट्स बनाए ऐसे जाते हैं कि फास्फोरिक एसिड, अब अमोनियम फॉस्फेट्स के अंदर रॉक फॉस्फेट यूज नहीं किया जाता, लेकिन फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए अगेन हमें रॉक फॉस्फेट यूज करना पड़ता है। तो फास्फोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ तब बनता है अमोनियम फॉस्फेट। अब MAP कैसे बनेगा, जितना आप उसके अंदर अमोनिया ऐड करेंगे उतनी उसके अंदर नाइट्रोजन की तादाद बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस है, नाइट्रोजन जब आ रही है वो अमोनिया से आ रही है। तो इनकी जो टाइप है, यानी कि MAP कैसे बनाते हैं, DAP कैसे बनाते हैं, तो अमोनिया की जो मिकदार है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर हमें MAP बनाना है तो हम अमोनियम की मिकदार कम रखेंगे, और अगर हमें DAP बनाना है तो अमोनियम की मिकदार ज्यादा रखेंगे। इसी वजह से नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो DAP के अंदर ज्यादा होती है और MAP के अंदर कम होती है। उसके बाद नाइट्रोफॉस्फेट्स आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये नाइट्रोजन के भी फर्टिलाइजर हैं और फॉस्फेट के भी फर्टिलाइजर हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको कलेक्टिवली यूज करते हैं कि भाई नाइट्रोजन भी हमारी फसल में चली जाएगी, फास्फोरस भी चली जाएगी। तो ये मैं क्योंकि पहले रिपीट कर चुका हूं, अब मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद जो तीसरा हमारा मेजर न्यूट्रिएंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम के हमारे पास क्या है, दो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, जिसमें पहला है सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SOP, S फॉर सल्फेट, O फॉर ऑफ, P फॉर पोटाश, ठीक है। सल्फेट ऑफ पोटाश, या इसको हम आम जबान में पोटाशियम सल्फेट भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट या SOP या सल्फेट ऑफ पोटाश जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पोटेशियम का फर्टिलाइजर है। इसके अंदर K2O की जो मिकदार है वो 50% है। सबसे हाईली जो न्यूट्रेंट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। हम जितने भी पीछे पढ़ के आए हैं 46 तक तो हम DAP में पहुंचे हैं, 46% हम यूरिया में पहुंचे हैं, लेकिन इसके अंदर K2O की जो तादाद है, जो पोटेशिक जो अमाउंट है वो है 50%, और उसके साथ साथ इसके अंदर 18% सल्फर भी होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक कंपाउंड फर्टिलाइजर है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर नहीं है। दूसरा जो फर्टिलाइजर है जो यूज होता है वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, जिसको हम कहते हैं MOP। M फॉर म्यूरेट, O फॉर ऑफ, P फॉर पोटाश। यहाँ पर भी एक गलती है, आई एम रियली सॉरी। मैं अगेन आपसे जो है वो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी में बनाई थी आज, ठीक है, और बिजी शेड्यूल था, इसी वजह से जो है वो मैं
इनको जो है वो नहीं देख सका। ठीक है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को हम आमतौर पर पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, KCl। ठीक है, ये भी पोटेशियम का फर्टिलाइजर है। इसके अंदर SOP से ज्यादा K2O मिलता है, 60%। ठीक है, और इसके अंदर 48% क्लोराइड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो K2O की मिकदार है वो SOP से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या आ जाती है, यहाँ पर बात ये आती है कि MOP अब पाकिस्तानी सॉइल्स के अंदर या पाकिस्तानी एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन आएगा कि सर 50% वाले को यूज कर रहे हैं, 60% वाले को यूज नहीं कर रहे, रीजन क्या? कि भाई मैं भी इस बात को मानता हूँ कि पोटेशियम का जो कंटेंट है या कंसंट्रेशन है वो MOP के अंदर ज्यादा जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो क्लोराइड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्लोराइड अगर हमारी सॉइल्स के अंदर ज्यादा हो गया तो हमारी सॉइल्स साल्ट अफेक्टेड बनना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से इसकी जो यूजेज है एग्रीकल्चर के अंदर वो क्या की गई है, पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट भी है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड भी है, और बहुत सारी सोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दूसरे नहीं होते। तो SOP के अंदर 50% K2O, 18% सल्फर। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश के जिसको हम KCl कहते हैं, उसके अंदर 60% K2O, 48% क्लोराइड। हालांकि इसके अंदर K2O की मिकदार जो है या कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा तो जरूर है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में क्लोराइड की कंसंट्रेशन मौजूद है, और हमें ये डर सा रहता है, डर रहना भी चाहिए, क्योंकि क्लोराइड साल्ट्स बनाएगा आपके जमीन के अंदर जाके। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सॉइल्स विद इन टाइम साल्ट अफेक्टेड बनना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हम MOP या म्यूरेट ऑफ पोटाश को यूज नहीं करते, उसके जगह पर हम SOP को जो है वो फेवर देते हैं। 1 मिनट में ट्रेड देख लूं। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स इन पाकिस्तान। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान में मिलते हैं? अब हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जिंक के फर्टिलाइजर्स की। तो जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि आपको मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से मिलेगा, जैसे